जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो लेज़र हेयर रिमूवल है। बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा लेज़र का क्लियर होना चाहिए। लेज़र हेयर रिमूवल तो बहुत छोटी चीज़ है। तो पहला जो वर्ड है हमारा लेज़र, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए लेज़र होता क्या है। कि जिसके 5 लेटर्स हैं LASER। जो मेन जो इसके लेटर्स हैं वो 2 हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन, यानी लाइट को एम्प्लीफाई करेंगे जिससे हमारा लेज़र काम करेगा। अगला सवाल ये आता है कि लाइट क्या होती है, क्योंकि नॉर्मली हम समझते हैं जो हमें नज़र आ रहा है लाइट है, सिर्फ ये लाइट नहीं होती है। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर जो कलर आपको नज़र आ रहे होंगे 400 से लेकर 800 तक, ये वो लाइट्स हैं जो कि हम देख सकते हैं, जिसको हम लोग विजिबल लाइट बोलते हैं। और बाकी जो लाइट होती हैं वो इनविजिबल लाइट होती है, जो हम लोग देख नहीं सकते। इसके पूरे स्पेक्ट्रम को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसको समझने इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, लेज़र कैंसर कराता है नहीं कराता। क्योंकि मरीज़ के सवालात ये नहीं होते कि लेज़र कर क्या रहा है, मरीज़ के सवालात ये होते हैं कि लेज़र के नुकसानात क्या हैं। अक्सर पेशेंट आपके क्लिनिक में आएंगे, वो लेज़र का नाम सुनते भाग जाएंगे कि लेज़र नहीं, अम्मा ने मना किया, कैंसर कराएगा, बेबी आउट मिस कैरेज हो जाएगा। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप मरीज़ को क्या बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विजिबल लाइट से, यानी 400 से लेकर 800 तक। ये वो लाइट हैं जो हम लोग देख सकते हैं। उसको याद करने का सिंपल तरीका है कि आप लोग बार बार घर जाकर बोलेंगे सर वेवलेंथ क्या है, याद नहीं आ रहा। तो सिंपल तरीका है मेरे टाइमिंग क्लिनिक के 4 से 8, 400 to 800, ठीक है ना। और ये वो लाइट हैं जो आपने अक्सर बारिशों में देखा होगा, रेनबो लाइट्स होती हैं 7 कलर्स की, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सब भूल जाएं, सिर्फ 2 लाइट रखें, वो V and R। V क्या होता है, वायलेट, जिसकी वेवलेंथ है 400। दूसरी वेवलेंथ क्या है, रेड, जिसकी वेवलेंथ है 800। तो अब समझने वाली बात यह है कि जितनी भी वेवलेंथ जो 400 से कम है, डेंजरस, ये कैंसर भी कराएगी, सब कुछ कराएगी। क्या हम मेडिकली इसको यूज़ करते हैं लेज़र को? बिल्कुल यूज़ करते हैं, लेकिन कॉस्मेटिकली नहीं। फॉर सोरियासिस पेशेंट के लिए हम एक्जामर लेज़र यूज़ करते हैं, इसकी वेवलेंथ 370 होती है। तो ये नहीं है कि हम वो लेज़र यूज़ नहीं करते, लेकिन मजबूरन यूज़ करते हैं। लेकिन कॉस्मेटिकली जो भी हमारी मशीनें हैं हेयर रिमूवल की, एक्ने स्कार्स की, उन सब की वेवलेंथ 400 से ऊपर जाती है। तो एनी वेवलेंथ विच इज़ मोर देन 400 सेफ़, कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा किस लिहाज से नहीं है कि आपको कैंसर नहीं कराएगा, और आप कॉन्फिडेंट हैं कि कैंसर करा ही नहीं सकता, क्योंकि 400 से नीचे सारी आयोनाइजिंग रेडिएशन है और 400 से ऊपर नॉन आयोनाइजिंग। तो दोबारा समराइज़ करता हूँ, बीच वाली जो 400 to 800 आपकी विजिबल लाइट हैं जो आप देख सकते हैं, 400 से नीचे ख़तरनाक है, और 800 ऊपर सारी रेड जो है वो इंफ्रा रेड है, विच आर ऑल्सो सेफ। दूसरी बात यह कि अगर आप अक्सर जो स्किन क्लिनिक जाते हैं, डॉक्टर आपको सन ब्लॉक देते हैं और बोलते हैं कि अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचें, UV लाइट से बचें। तो सवाल है UV लाइट आया कहाँ से, इसको UV लाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग तो UV बोलते रहते हैं। समझने के लिए वही वाली बात है कि अगर आप लाइट देखें जो इसकी वेवलेंथ 400 है, इसका V है, विव ग्योर का V इज़ वायलेट, वायलेट से नीचे अल्ट्रा वायलेट। तो एनीथिंग बिलो 400 कैंसरस। और कैंसर भी किस लिहाज से है, जो UV लाइट आपको स्किन कैंसर कराती है, विच इज़ वेरी सेफ। एक और भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, अक्सर लोग घबराते बहुत हैं कि सर स्किन कैंसर हो जाएगा, हम मर जाएंगे। नो, इफ़ यू हैव स्किन कैंसर लाइक बेजल, स्क्वेमस सेल, आप 5 साल इलाज ना करें, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और इलाज बहुत सिंपल, एक क्रीम। तो कॉन्सेप्ट खौफ निकालें अपना कि स्किन कैंसर आर नॉट लाइक रेगुलर कैंसर, दे आर वेरी ईजी कैंसर। तो डरना नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो आपको। अब अगला आप देखेंगे इस ग्राफ, ये ग्राफ आप लोगों को याद होना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इसमें आप देखिए इस ग्राफ के अंदर आपको 3 कलर नज़र आ रहे हैं, एक रेड, एक ब्लैक और एक ब्लू। तो अगर आप देखें ये ब्लैक कलर जो है इंडिकेट कर रहा है मेलानिन को। जो राइट वाला स्ट्रेट जो ग्राफ है वो बता रहा है आपको ये ब्लैक लाइट कितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है किस वेवलेंथ में। तो आप देखें ब्लैक लाइट 300 पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, और सबसे कम एब्जॉर्ब कब कर रही है, 1064 पे। और नॉर्मली हमारे जो क्लिनिक में हम लोग यूज़ करते हैं 1064 लेज़र यूज़ करते हैं फॉर हेयर रिमूवल।
तो हमारा अगला सवाल ये आता है कि सर जब 400 पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है तो डेफिनेटली वो तो बालों को तो उड़ा देगा ना, तो हम 1064 पे क्यों जा रहे हैं? हम तो जाएं 600 पे करें, खुश रहें, मरीज़ के बाल चढ़ गए, आपको और क्या चाहिए? तो ये सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए, वाई नॉट? तो उसका सिंपल सा जवाब है कि जब वो ब्लैक कलर टारगेट कर रहा है तो हम कौन से गोरे हैं? हमारा कलर भी ब्लैक है, हम भी डार्क कलर हैं। अगर आप अमेरिका चले आएँ, यूरोपियन चले आएँ, इनका वाइट कलर है, दे हैव फिट्जपैट्रिक टाइप 1 एंड टाइप 2 स्किन, दे आर फाइन, उनको मसला नहीं आएगा। लेकिन हम लोग ऑलरेडी डार्क हैं, हम लोगों ने अगर यूज़ कर लिया 500 वाला लेज़र तो बाल तो उड़ गए, स्किन भी उड़ गई। तो हर एक को अपना बाल भी उड़ाना है और कलर भी डार्क नहीं करना, तो दैट्स व्हाई वी यूज़ 1064। तो इसका मतलब ये नहीं कि वाले लेज़र ख़राब हैं, हमारी स्किन के लिए बेकार है। ख़तरा है पिगमेंटेशन का और ख़तरा कोई नहीं लेता। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ये ब्लैक को याद रखें कि 300 से स्टार्ट हो रहा है और लोएस्ट एब्जॉर्प्शन 1064 में जा रही है। अगला देखें, 1064 से एक लाइट ब्लू लाइट ऑन हो रही है और ये जा रही है 1064 से लेकर 2000 में जाकर इसने एक ट्रफ दिया, ये है अर्बियम लेज़र। अर्बियम लेज़र ये ब्लू लाइट इंडिकेट कर रही है पानी, तो जो भी लेज़र इस वेवलेंथ में होगी उसका टारगेट से पानी होगा, और पानी हमारी स्किन में भरा हुआ है, तो पानी को टारगेट करती है, पानी को गर्म करती है, स्किन को बर्न करती है और स्किन इससे टाइट होती है। तो इसलिए हम लोग नॉर्मली 2 लेज़र यूज़ करते हैं अपने स्किन टाइटनिंग के लिए या अपनी एक्ने स्कार्स के लिए, वो ब्लू के अंदर आती है। आप देखें जो एक पीक जा रहा है अर्बियम लेज़र, जो पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है। पाकिस्तान में लोग नॉर्मली CO2 लेज़र यूज़ करते हैं, वो भी देखें। और आफ्टर लेकिन 5000 के बाद वाटर की बिल्कुल स्मूथ चली गई है, चाहे आप 1000 यूज़ करें, 12000 यूज़ करें, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस तरह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मशीनें काम कैसे कर रही हैं। हेयर रिमूवल के लिए आपको वो चीज़ यूज़ करनी है जो 300 से लेकर 1064 तक जाए। 1064 से ऊपर आप लेज़र यूज़ करेंगे, वो हेयर रिमूव नहीं करेगी। अगर आपको एक्ने स्कार के लिए करना है तो आपको स्टार्ट करना है 1064 से लेकर बियॉन्ड, वो आपके एक्ने स्कार को ट्रीट करेगी। तीसरा जो आप लाइन देख रहे होंगे वो रेड लाइन है। तो रेड लाइन मतलब हमारा ब्लड वेसल्स, उसको टारगेट कर रही है। तो आप देखिए रेड लाइन स्टार्ट हो रही है 300 से, लेकिन इसका पीक जा रहा है 400 से लेकर 500 तक, और फिर स्टेबल हो रहा है, फिर नीचे ट्रफ जा रहा है। तो ये वो वेवलेंथ है। तो देखा जाए रेड लाइन ओवरऑल शुरू से लेकर एंड तक कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे। जब भी आप कंफ्यूज हों इस ग्राफ को उठा लें, इसी में देखेंगे इन्होंने मुख्तलिफ लेज़र के नाम भी दिए हुए हैं। पहला लेज़र उन्होंने दिया हुआ KTB, इसकी वेवलेंथ है 532। टारगेट क्या है आप बताएं, टारगेट क्या हो सकता है? नज़र आ रहा है, हीमोग्लोबिन एंड मेलानिन। जो ग्राफ बता रहा है वो ही याद रखना है, कुछ रट्टा नहीं मारना, कुछ समझना नहीं है कि मैं याद कर लूँ, पिक्चर ले लूँ, नहीं, ज़रूरत नहीं, ग्राफ याद करो बस। अब पिक्चर इसका ले लें ठीक है। अगला देखें रूबी डाई लेज़र 700, लेकिन इसका टारगेट ज़्यादातर मेलानिन ज़्यादा है, क्योंकि इनको डेप्थ चली गई है तो इतना ऑब्जॉर्ब नहीं करता ब्लड को। तीसरा है एलेक्जेंड्राइड, ये भी टारगेट मेलानिन को और हीमोग्लोबिन को टारगेट कर रहा है। डायोड लेज़र, ये इसकी वेवलेंथ 810 होती है। फिर NDI। अच्छा, NDI जो हेयर रिमूवल हम यूज़ करते हैं इज़ नॉट जस्ट फॉर हेयर रिमूवल, इज़ ऑल्सो फॉर आपकी फाइन कैपिलरी वेन्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि ये टारगेट कर रही है हीमोग्लोबिन को। तो ये एक ईजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, 1064 की अच्छी बात ये कि स्किन टाइटनिंग भी करता है, क्योंकि टारगेट पानी को भी कर रहा है और वेन्स को भी कर रहा है और मेलानिन को भी कर रहा है। इज़ फॉर एवरीथिंग। लेकिन ये हल्का फुल्का टारगेट करेगा स्किन टाइटनिंग के लिए। फॉर एग्रेसिव एक्ने स्कार्स के लिए यू हैव टू गो फॉर अर्बियम और CO2। समझ में आ रहा है आपको ग्राफ पूरा? ये फिजिक्स की थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हु केयर्स। अब आ रहा है अगला, लेज़र की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अक्सर क्लिनिक में आपने देखा होगा लोग IPL यूज़ करते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं IPL इज़ अ लेज़र। तो IPL लेज़र नहीं है। IPL क्या है? इंटेंस पल्स लाइट, यानी लाइट की पल्स में इंटेंसिटी बढ़ा दी। ये डेफिनेशन थी लेज़र की भी, जो L और A था, यानी एम्पलीफाइड लाइट। लेकिन उसमें 3 क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। अगर लेज़र है तो उसकी सारी जो लेज़र्स हैं वो एक डायरेक्शन में जाएंगी और डाइवर्जेंस नहीं होंगी, इसको हम बोलते हैं कॉलिमेटेड।
दूसरा वर्ड है मोनोक्रोमेटिक, यानी एक वेवलेंथ। जैसा अभी आपने कहा था ना, कहते विजिबल लाइट थी, 7 कलर्स हैं, अगर मैं वायलेट को अलग कर दूं तो ये लेज़र बन जाएगा। अगर मैं फ़िल्टर लगा के 3 रेस क्रॉस कर रहा हूँ वो IPL बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? कोहेरेंस। ये सारी वेव एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं और एक ही फेज़ में करती हैं। ये 3 क्वालिटीज़ अगर हैं तो लेज़र है, वरना कुछ और है। तो ये बातें याद रखिएगा। तो कंफ्यूज मत। अच्छा, IPL लेज़र नहीं है, लेकिन IPL इज़ वेरी गुड मशीन फॉर हेयर रिमूवल, ये अलग बात है। मेन बात लेज़र हेयर रिमूवल के लिए आपको जो याद रखनी पड़ती हैं, आप देखते हैं मुख्तलिफ नई नई मशीनें मार्केट में आ रही हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये डायोड है, इसमें क्या देखना है। कुछ भी मत देखें, सिर्फ 2 बातें देखें। वेवलेंथ तो आपको याद ही होगी, अगर ND आएगा तो ND आएगा, दैट्स कॉल्ड वेवलेंथ। अगला क्या है? पल्स ड्यूरेशन और फ्लुएंस। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। बाकी कूलिंग तो ज़रूरी है। अगर आप IPL यूज़ कर रहे हैं या आप डायोड यूज़ कर रहे हैं, इनके अंदर अपनी कूलिंग होती है। ND यूज़ कर रहे हैं तो इनके अंदर क्रायोजन होता है, वो आप यूज़ करते हैं। स्पॉट साइज डिपेंड करता है कौन सा एरिया है। अगर फुल बॉडी कर रहे हैं तो यू नीड अ बिगर वेव स्पॉट साइज, फेस है स्मॉलर। तो मेन चीज़ याद रखने वाली क्या है? पल्स ड्यूरेशन एंड फ्लुएंस। जितना बाल फाइन होगा उतना कम फ्लुएंस होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लें। जो बाल लेज़र से नहीं जा रहा, आपको लग रहा है फाइन बाल हैं, आप फ्लुएंस कम कर दें, 5 पर ले आइए, 3 पे ले आइए, बाल जला जाएगा। लेकिन आपने अगर थिक बाल पे ही हरकत की तो स्किन जला देगा। तो थोड़ी बारीकियों में ख्याल रखें बस, और कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। 2 बातें याद रखनी है। कौन सी? पल्स ड्यूरेशन और फ्लुएंस। फ्लुएंस का मतलब क्या है? पावर। कितनी पावर से मैं स्किन को, हेयर फॉलिकल को बर्न कर रहा हूँ। पल्स ड्यूरेशन का मतलब क्या है? कितनी देर तक मैं एनर्जी को स्किन पे ठहराने की कोशिश कर रहा हूँ, कितने सेकंड, कितनी मिली सेकंड में। और वेवलेंथ जो हम याद रखते हैं, हम चाहे नैनोमीटर्स के अंदर याद रखते हैं। तो अगर आपको ये बातें याद है ना, तो लेज़र आपके लिए आसान है, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। सेम थिंग अगेन, वेवलेंथ एक्सप्रेस इन नैनोमीटर्स। और बाकी मैंने आपको ग्राफ समझा दिया है कि किस वेवलेंथ क्या चीज़ काम करती है। पल्स ड्यूरेशन क्या होता है? अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि लाइट लेंथ ऑफ टाइम लाइट एनर्जी अप्लाइड टू स्किन। फाइन बाल लो फ्लुएंस, थिक बाल हाई फ्लुएंस। ये फ्लुएंस आ गया, यानी कितनी एनर्जी हम कितने एरिया पे लगा रहे हैं, इसको डिवाइड का फॉर्मूला होता है। इसको यूनिट भी ये है, जूल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जूल एनर्जी का यूनिट है और सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया का यूनिट है। कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी कॉम्प्लिकेशन हमारे विषय में आती हैं वो क्रायोजन, वो कूलिंग की होती हैं। हम IPL यूज़ करते हैं। IPL का एक ख़ास क्वालिटी, जब बटन दबाते हैं तो वो पहले कूलिंग करती है, उसके बाद मशीन ऑन करती है। अगर आपने चेक नहीं किया कि वो कूल हुआ ही नहीं हुआ, आपने स्किन पे लगा दिया और वो निशान ज़िंदगी भर नहीं जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कभी भी IPL यूज़ करें जेल के बगैर ना करें। जेल के बगैर करेंगे स्किन जलने का ख़तरा है। तो बेसिक बातों का ख्याल रखना है आप लोगों को कि बगैर जेल के नहीं करना और बगैर कूलिंग नहीं करना। कूलिंग चेक करना है, क्योंकि आप अपने स्टाफ पे छोड़ देंगे, उनको होश भी नहीं होगा। वो बटन दबाएंगे, कूलिंग ख़राब थी, कर दिया, आपका क्लिनिक बंद। तो ये बातों का ख्याल रखें आप। और ये क्रायोजन महंगा पड़ता है क्लिनिक में, क्योंकि मोनोपोली होती है कंपनीज़ की। तो वी यूज़ नॉर्मली फ्रोजन एयर चिलर, सस्ता ही पड़ता है और 1 टाइम यूज़ का है। कूलिंग का काम क्या है? एपिडर्मल प्रोटेक्शन। और इतनी ज़्यादा ठंडक होती है वो जगह सुन भी हो जाती है। लेज़र मोड, लेज़र कितनी किस्म के होते हैं नॉर्मली? कंटिन्यूस वेव, जो कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, या अक्सर आप पॉइंटर यूज़ करते हैं, वो भी कंटिन्यूस वेव है, जो हमारा ताल्लुक़ नहीं है इससे। हमारा ताल्लुक़ है लॉन्ग पल्स और शॉर्ट पल्स। लॉन्ग पल्स का मतलब क्या है? प्रोड्यूस पल्स ड्यूरेशन एज हाई एज सेवरल 100 मिली सेकेंड। मतलब लॉन्ग पल्स है, हम कांस्टेंट पल्स दे रहे हैं, और इसका काम क्या है? हेयर रिमूवल और वेन्स के लिए। क्यू स्विच यानी शॉर्ट पल्स, माना हम एक पर्टिकुलर जगह में एकदम से बहुत हाई एनर्जी देते हैं, इसको क्यू स्विच, पिको लेज़र, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। और दोनों अलग अलग काम करते हैं, दोनों की सेम वेवलेंथ है, दोनों ND में, दोनों पिको में 532 में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर लॉन्ग पल्स है हेयर रिमूवल, शॉर्ट पल्स है क्यू स्विच है, पिको है, वी यूज़ फॉर टैटू रिमूवल, फॉर पिगमेंटेशन एंड फॉर फंगस रिमूवल।
जो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है आपका लेज़र हेयर रिमूवल का, सिलेक्टिव थर्मोलिसिस। हम सिलेक्टिव थर्मोलिसिस करते हैं, स्पेसिफिक क्रोमोफोर को हम टारगेट करते हैं, यानी हीमोग्लोबिन को, मेलानिन को या पानी को, और ये कॉन्सेप्ट है इसका। जो मुख्तलिफ लेज़र हमने वो ग्राफ में देखे थे आप लोगों ने, KTP लेज़र था, ये हम यूज़ नहीं करते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज है। ये ओल्ड यूज़ पर था, पोटेशियम टाइटेनाइल फॉस्फेट क्रिस्टल, 532 वेव लेंथ है, टारगेट वही हीमोग्लोबिन एंड मेलानिन है, हिस्टोरिकली यूज फॉर द फेशियल वेन्स एंड वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन, क्योंकि 532 है, इज मोर ऑन द वेसल्स। अगेन पल्स डाई लेज़र, ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उन पेशेंट को जिनको हीमएंजियोमास वगैरह होते हैं ना, बच्चों का बर्थ मार्क वगैरह होते हैं। नॉर्मली बहुत कम क्लिनिक में अवेलेबल है, इनको बहुत एक्सपेंसिव है और इतना रिटर्न नहीं है, लेकिन आइडियल लेज़र फॉर बर्थ मार्क्स। अक्सर लोग NDI यूज़ करते हैं, पिको लेज़र यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो बर्थ मार्क ख़त्म हो जाए। आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, मना करते हैं, हम नहीं कर सकते। ना कि आप ट्राई मारते रहें कि सर मैं कर दूंगा, आमदनी को हलाल करें। रूबी लेज़र सेम थिंग, 695, टारगेट मेलानिन, डेफिनेटली हीमोग्लोबिन को टारगेट करेगा, लेकिन मोर फोकस ऑन मेलानिन। लेकिन ये सब हिस्टोरिकल्स हैं, वी डोंट यूज़ एनी मोर। एलेक्जेंड्राइड, ये हम यूज़ करते हैं अपने क्लिनिक में, 755 इसके टारगेट है, टारगेट मेलानिन, लेकिन मैं मना करूँगा ये मत यूज़ करें आप लोग। साइड इफेक्ट वही है, पिगमेंटेशन। मैं कई लोगों को यूज़ कर चुका हूँ, फाइन वालों पे ना NDI काम नहीं कर रहा होता, लोग इसको यूज़ करते हैं और पेशेंट की कंप्लेन पिगमेंटेशन की आती ही आती है। तो अक्सर मशीन आप देखो, जेंटिलेज वगैरह मशीन मार्केट में बहुत इन है, ना लें, आप स्किन ख़राब करेंगे। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है मशीन लेने से पहले। हम लोग ले तो लेते हैं, फिर बाद में रोते हैं। तो कभी भी एलेक्स वाली मशीन ना लें, हमारे स्किन टाइप के लिए बेकार है, गोरों के लिए बेस्ट है। और जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, ये अपने स्किन वालों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अमेरिका जाकर लेक्चर दूंगा, मैं वहाँ पर बोलूँगा एलेक्स लें, वहाँ पर NDI मना करूँगा, मैं बोलूँगा IPL लें, ये ना लें, क्योंकि उनकी स्किन अलग है, हमारी स्किन अलग है। ये डायोड लेज़र है, 810, गुड मशीन। NDI ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। आप देखें इसका टारगेट तीनों है, मेलानिन, हीमोग्लोबिन एंड वाटर, और नॉर्मली क्लिनिक में यही यूज़ हो रही है, या तो ये हो रहा है या डायोड यूज़ करते हैं लोग। अब आ रहा है IPL, इंटेंस पल्स लाइट, तो विच इज़ नॉट अ लेज़र बट गुड मशीन फॉर द हेयर रिमूवल। सो हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स विच एमिट्स द पॉलीक्रोमेटिक लाइट। लेज़र की डेफिनेशन क्या थी? मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये पॉलीक्रोमेटिक है। पॉली मतलब मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट एक साथ फिल्टर करके निकाल रही है। अनलाइक लेज़र, दिस फ्लैश लैम्प वर्क विद अ नॉन कोहेरेंट, क्योंकि ये लाइट जैसा कि टॉर्च है, आप टॉर्च रखते हैं ना, लाइट यूँ फैलती है, इसकी लाइट वैसे ही फैलती है, तो इसकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है, नॉट इन वन वे, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट लेज़र। अलाउस फॉर ग्रेट वेरिएबिलिटी इन हु केयर्स। और इसकी वेवलेंथ देखिए 400 से लेकर 1400 है, और टारगेट वही है। ये तो हर चीज़ टारगेट करेगा, चाहे मेलानिन हो, हीमोग्लोबिन हो, पानी हो, एवरीथिंग, और नुकसान भी यही करेगा। क्या टारगेट आप हेयर रिमूवल को कर रहे हैं, मालूम आपकी स्किन बर्न हो रही है। सेम थिंग कैरेक्टरिस्टिक, या नॉन कॉलिमेटेड, नॉन कोहेरेंट एंड पॉलीक्रोमेटिक। तो जो क्राइटेरिया था लेज़र का वो बिल्कुल ऑपोजिट है इसके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना यूज़ करें, बिल्कुल यूज़ करें। और इसके सारे यूजेस आते हैं, हिमेंजियोमा, रोजेशिया, जहाँ जहाँ टारगेट कर रहा है, जहाँ पानी को टारगेट कर रहा है वो एक्ने स्कार के लिए आ गया, जहाँ वो हेयर को पिगमेंट को टारगेट कर रहा है वो हेयर रिमूवल के लिए आ गया, जहाँ वेन को टारगेट कर रहा है वहाँ रोजेशिया आ गया, वेनस आ गया, हिमेंजियोमास आ गया। आपके दिमाग में खुद ही आएगा कि सर इसका इस्तेमाल क्या है। अगर आपको मालूम है कि ये मशीन किस जगह पे काम करती है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगेन वही ग्राफ दोबारा आ गया, आपको रिव्यू करना चाहें कर सकते हैं। समरी के लिए एलेक्जेंड्राइड 755, डायोड 810, NDI 1064, IPL 400 से लेकर 1200 तक। मेथड्स ऑफ हेयर रिमूवल, नॉर्मली हेयर रिमूवल के लिए आप शेविंग करते हैं, विच इज़ ऑल्सो हेयर रिमूवल, बाल फिर आ जाएंगे। वैक्सिंग है, ट्विजिंग है, क्रीम्स हैं। एक और चीज़ है इलेक्ट्रोलिसिस।
ये अक्सर लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लोग कहते हैं मेरे क्लिनिक में भी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, लोग समझते हैं ये वाइट बालों पे काम करता है। नो, इट्स फॉर एवरीथिंग एंड दिस इज़ कॉल्ड हेयर रिमूवल। जब हम लेज़र का वर्ड यूज़ करते हैं वी कॉल लेज़र हेयर रिडक्शन। रिडक्शन में और रिमूवल में थोड़ा सा फ़र्क है। और समरी के लिए आप बोलेंगे जैसे रूम में आकर 100 बच्चे हैं ना, 80 बच्चों को भगा दिया तो 20 रह गए। ऑल्दो आई रिमूव 80 बट स्टिल दे रिड्यूस टू 20। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, आप इंडिविजुअल बाल को जला रहे हैं, इट इज़ पेनफुल, थोड़ा निशान भी छोड़ सकता है, लेकिन ये आपके हेयर रिमूव करेगा क्योंकि आप एक एक रूट में जाके जला रहे हैं उसको। ऑल्दो यू नीड सेशन, एटलीस्ट 1 साल लगता है इसको भी, यू हैव टू कम मल्टीपल टाइम्स, लेकिन दिस इज एक्सीलेंट मशीन इलेक्ट्रोलिसिस। और उसकी ट्रेनिंग भी बड़ी सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ टेक्निक सीखनी है कि जहाँ बाल जिस तरह डायरेक्शन में बाहर आ रहा है उसी डायरेक्शन में आपको नीडल अंदर डालनी है। अगर आप उल्टा डालेंगे आप स्किन जलाएंगे, बाल नहीं जलाएंगे, वो एक अलग टॉपिक है। तो बेसिकली आप ह्यूमन हेयर की एनाटमी है। तो मेन चीज़ आप रेड कलर देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टारगेट करता है लेज़र हेयर रिमूवल, इसको हम बोलते हैं पेपला। बाल 2 किस्म के होते हैं नॉर्मली, टर्मिनल हेयर, वेलस हेयर। कहते हैं जब हम यंग थे तो हमारे टर्मिनल हेयर थे, बाल भरे हुए थे। अब सर पे देखेंगे ऊपर, यहाँ पर हमारे वेलस हेयर रह गए, यानी फाइन बाल रह गए। जितने बाल थिक होंगे उतना अच्छा लेज़र काम करेगा, जितने बाल फाइन होंगे उतना हल्का लेज़र। फाइन बालों पे IPL काम नहीं करता, ये भी आपको बोल दूँ, NDX पे बड़ा हेल्पफुल रहता है। और अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर अगर फाइन बाल हैं और किसी की ब्लीच बाल हैं लेज़र मत यूज़ करें, काम ही नहीं करेगा। लोग समझते हैं सर हम वो काला कोला लगा के हम कर लेते हैं, फिर भी काम नहीं करेगा, काला कोला इतना डीप नहीं जाएगा। ठीक है, बाल हमारे 3 फेज में होते हैं, यानी ACT एक्ट, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन। बाल सिर्फ जो लेज़र काम करेगा वो एनाजन फेज पे। क्यों? एनाजन की टिप में देखें आपको नज़र आएगा ब्लैक पिगमेंट, बाकी कैटाजन में, टेलोजन में वो गायब हो गया। लेकिन हमारे 80% बाल एनाजन फेज पे ही होते हैं। तो ये दिमाग में रखिए, ACT एक्ट, तो एनाजन पे लेज़र काम करेगा, कैटाजन, टेलोजन में बाल काम नहीं, लेज़र काम नहीं करता। इसीलिए आपको मरीज़ों को बार बार बुलाना पड़ता है, एवरी 4 to 6 वीक दोबारा आएँ। कुछ मरीज़ों को जो शिकायत भी आती है, बहुत कॉमन शिकायत है कि सर हमने चिन में करवा रहे थे, अब यहाँ तक बाल दाढ़ी आ गई है, क्योंकि वो हमारे लेज़र की हिद्दत की वजह से कुछ बाल कैटाजन से लेकर एनाजन में आ गए। तो ये भी कंप्लेन आती है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि अगर 2 आपके सेशन के बाद अगर बाल ज़्यादा आ गए तो आप लेज़र करवाते रहें, वो भी चले जाएंगे। हाथ पाँव मत खड़ा कर लेंगे, सर मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है, क्योंकि मेजॉरिटी क्लिनिक बोलती है सर मेरी गलती नहीं, आपने कुछ गलत काम किया होगा। नो, वो भी आ रहा है, वो भी टॉपिक आ रहा है अभी। तो एनाजन, कैटाजन, टेलोजन, मेन चीज़ वही है। एनाजन एक्टिव हेयर ग्रोथ है, उसके अंदर बल्ब एंड पेपला होता है जो कि सेल मल्टीप्लाई करता है। मेन कॉन्सेप्ट, हेयर कंटेन अबेंडेंस ऑफ मेलानिन, दैट्स ऑल। हमारा टारगेट ब्लैक कलर है और कुछ भी नहीं है। कैटाजन 3 वीक शॉर्ट होता है, रिग्रेशन होती है, ये डाइंग स्टेज में जा रहा है। और टेलोजन सो चुका है, डोर्मेंट स्टेज, बाल सो चुके हैं। अदर फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से हेयर रिमूवल इफेक्टिव नहीं होता? मेल वर्सेस फीमेल। मेल लोग हेयर रिमूवल करवाते हैं, डेफिनेटली आपके हार्मोन्स चल रहे हैं, वो तो ख़त्म नहीं हो रहे ना, तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन यू नीड रेपिटेशन एवरी 3 मंथ्स। इवन आफ्टर 6 सेशंस लोगों के बाल आएंगे यहाँ पर दाढ़ी के ऊपर नीचे की तरह, लेकिन टाइम बढ़ जाएगा, बाल फाइन हो जाएंगे, बट यू स्टिल नीड सेशंस। हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, अक्सर आपने देखा होगा कि मेनोपॉज के बाद औरतों के यहाँ बाल आए थे 4-5। ऐसी औरतों को मैं बोलता हूँ लेज़र मत करवाएं, गो फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि वो 10-12 बाल होते हैं, उस चक्कर में आप लेज़र करवाएंगी और फिर आप फंस जाएंगी। तो आप मना कर दें, हर मरीज़ लेज़र का कैंडिडेट नहीं होता। अपना क्लिनिक चलाने के चक्कर में आप मरीज़ की रेट ना मारें, जो नहीं कर सकते मना कर दें, आपका ओपिनियन मैटर करता है। अक्सर बच्चियाँ आती हैं, यंग बच्चियाँ हमारे क्लिनिक में, मेरे ख्याल में 16 साल की, बालों का मसला नहीं है सर, वो लेज़र करते हैं, क्लीन शेप करना है, बाकी मना कर दें। आपने लेज़र किया, बच्ची के बाल आ गए ना, तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। समझाएं उसको कि बिला वजह मत करो, अपर लिप करना है कर लो, लेकिन ये नहीं कि आप हर जगह गुजरें। क्योंकि देखिए बॉडी में फीमेल हो मेल हो, उनकी बॉडी में तो बाल आने ही आने हैं ना,
तो अगर अब 13 साल की बच्ची भी है, आप लेज़र करना चाहें कर दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन फेस को मत छेड़ें। हाँ, कुछ पेशेंट हैं कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ रेसेस होती हैं, तो कुछ रेसेस में ऐसा होता है बच्चियों के बाल 13 साल में आना शुरू हो जाते हैं, उनकी मजबूरी है, आप उनको मना नहीं कर सकते, दे आर ऑलरेडी हेयरिंग। देखिए वही बात आ रही है, पीसीओ है क्या। अक्सर लोग कंफ्यूज हैं पीसीओ चीज़ क्या है। हर गायनेकोलॉजिस्ट ने कसम खा ली है कि हर एक को पीसीओ डायग्नोज करना है। 4 बाल आए नहीं तुम में पीसीओ हैं, अरे भाई अल्ट्रासाउंड तो कर लो, टेस्ट तो कर लो, कुछ भी नहीं करना, बस लेबल लगा दे पीसीओ है। एक पतली है, इसका BMI दफन चल रहा है 18-20 चल रहा है, उसको पीसीओ डायग्नोज कर लिया। अरे भाई क्यों डायग्नोज कर लिया? तो पीसीओ में भी बड़े मसले हैं। देखिए एक होता है PCOD, एक होता है PCOS। अगर ओवरी में सिस्ट हैं ना, मल्टीपल हैं, तो वो आपके बता रहा है कि यू हैव सिस्ट इन योर ओवरीज, यू हैव PCOD, यू डोंट हैव PCOS। और PCOS का इलाज क्या है? वज़न कम करो। हम लोग तो वज़न कम करने के लिए तैयार ही नहीं है, और फास्ट फूड हमारा बहुत चल रहा है। क्योंकि देखिए PCOS का मसला क्या आ रहा है, आपको अगर गौर करें, एवरीथिंग इज़ हार्मोनल। फीमेल के हार्मोन्स कौन बनाता है? एग्स। जब आपका वज़न ज़्यादा बढ़ता है, ये सारे एग्स जो हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं फीमेल में भी मेल में भी, वो बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से। जब आपका वज़न बढ़ेगा, आप बहुत मोटे हो जाएंगे, तो आपकी चर्बी जो है वो भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू कर देगी, और जब वो बनाएगी तो आपका जो असल वाला एस्ट्रोजन वो काम नहीं कर पाएगा। क्या होगा? साइकिल डिस्टर्ब। एक्सेस एस्ट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन के अंदर, दाढ़ी आ जाएगी। अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या है? वज़न कम करो, सोच के खाओ। ये है PCOS। आज के मास्टर में PCOS कॉमन क्यों हो रहा है? हमारी खुराक। तो ये मेन चीज़ है। क्रशिंग डिजीज़ इज़ नॉट वेरी कॉमन। मेडिकेशन है, बर्थ कंट्रोल है, HRT है, डेफिनेटली वो हार्मोन चेंज कर रहे हैं, बाल बढ़ा सकते हैं। एज कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन आप थर्मल एनर्जी की वजह से उसका करता है। हाँ, लेकिन लेज़र जो है ना पर्टिकुलर एरिया, आप देखिए लेज़र जो है हम लोग अगर यहाँ पर बाल हैं ठीक है ना, लेकिन जब सिलेक्टिव बालों को जला देंगे, आप अंदर जाके रूट निकाल देंगे, तो डेफिनेटली चांस कम है उसके दोबारा आने के। इसलिए हम उसको बोलते हैं परमानेंट हेयर रिमूवल। लेकिन डेफिनेटली अगर उसको PCOS का मसला है, वहाँ भी बाल आएंगे, लेकिन वो बाल चले जाएंगे। वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, सेम चीज़ कि लेज़र क्या होता है, आपको क्या चीज़ फोकस करनी है, फ्लुएंस पे, पल्स ड्यूरेशन पे। जब बाल हेयर रिमूव होते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नंबर 1, हेयर विजिबल। अगर बहुत ज़्यादा बाल हों फीमेल्स के या मेल्स के, शेव करें। क्यों हम शेव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर बाल ऊपर की जलेंगे वो स्किन जला सकता है। लेकिन अगर बहुत फाइन बाल हैं तो आप उसके बगैर भी कर सकते हैं, कि रूल नहीं है कि शेव करना मस्ट है। क्योंकि अक्सर बच्चों माओं में परेशानी होती है कि अगर आप शेव कर रहे हैं मेरे बच्चे के बाल बढ़ जाएंगे। तो अगर फाइन बाल हैं आप शेव ना करें, लेकिन थिक बाल हैं करना पड़ेगा। और जब आप हेयर रिमूव करेंगे डेफिनेटली स्मेल आएगी, ओडर है। फाइन हेयर में मैं आपको कहूँगा लेज़र करें ही नहीं, गो फॉर द Q स्विच, पिको लेज़र, क्योंकि वो बालों को ब्लीच कर देगा और हल्का मुल्का लेज़र की ग्रोथ भी कम कर देगा। उसको नॉर्मल लेज़र पर मत जाएं। मतलब ये मेरी एडवाइस है आपको, बाकी आप लोग कर सकते हैं। Q स्विच बंद से मतलब नहीं, Q स्विच स्कार्स के लिए। देखिए वो अगेन कॉन्सेप्ट वही है। Q स्विच का टारगेट क्या है? 1064, और वो शॉर्ट बहुत है, तो टारगेट उसका पिगमेंट है, पिगमेंट को बेहतर करेगा। आ सकती हैं विच इज़ नॉर्मल, विद इन 24 आवर वो चली जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेडनेस इज़ कॉमन। और पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। जो पहला सेशन मरीज़ों का होता है उनको आप एजुकेट करें, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा हाई होप्स होती हैं। आप उनको बताएं उनको कि क्या हम करने जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी। तो दे नीड टाइम, दे नीड एटलीस्ट 6 to 8 सेशन, ये एवरेज टाइम है। कुछ मरीज़ मेरे पास आते हैं 2 साल से चल रहे हैं, तो हर मरीज़ डिफरेंट है। और मेरी अपनी एक ही थ्योरी है पेशेंट्स के लिए, अगर आपने 2 सेशन करवाएं और मेरे मशीन में फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे छोड़ दें आप, क्योंकि 6 के बाद आपको ब्लेम करेंगे। बेहतर है आप 2 में छोड़ दें, तो मैं कम गालियाँ खाऊँगा, 6 में ज़्यादा गालियाँ खाऊँगा। लेकिन ये एक और बात है, मशीनें अच्छी लें। मैं चाइनीज़ मशीन के अगेंस्ट हूँ।
ठीक है ना, ऑल दो आईफोन भी चाइनीज़ है। और डॉक्टर शगुफ्ता बताएंगी उनको चाइनीज़ अच्छी ख़रीदती हैं, वो खुद ख़रीदती हैं, राइट। तो उसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मार्केट के अंदर चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हैं और चाइनीज़ लेती हैं तो हर साल नई मशीन लें ताकि वो काम करती रहे। आप कैंडेला लें, फोटोना लें, जो मशीनें ना वो एक दफ़ा रोएंगी आप और ज़िंदगी भर चलेगी। चाइनीज़ में ये है कि आपको अपग्रेड करना ज़रूरी है। मशीन ली है, उसकी मोटर पुरानी हो गई, बदलो, तब तो कामयाब रहेगा। लेकिन आप उसी मशीन को बार बार यूज़ करते रहेंगे ना, विदाउट अपग्रेडेशन रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप बोल सकती हैं ये पिक्चर्स हैं। और मरीज़ से कंसेंट फॉर्म ज़रूर साइन करवाएं, और कंसेंट फॉर्म आपकी ज़बान में होना चाहिए, इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। अगर आप डिफेंस में हैं, इंग्लिश पेशेंट हैं, आप इंग्लिश में करवाएं, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश में कंसेंट फॉर्म साइन कराया, मरीज़ बोला मैं तो जाहिल हूँ, आपने साइन क्या करवा रहे हैं। और अगर इंग्लिश में करवा रहे हैं तो उनको एक ही चीज़ उर्दू में समझाएं, क्योंकि हम और ख़ुद करें, अपने स्टाफ को मत दें, क्योंकि वो करेगा नहीं कभी। वो तो देगा पेपर लें, मैं पढ़ें, साइन करें, मैं जा रही हूँ। क्योंकि फर्स्ट सेशन में वेरी इंपॉर्टेंट मरीज़ को बताएं कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या क्या हो सकता है, और उसका जवाब भी दें। अक्सर मरीज़ बोलेगा कि आप पढ़ेंगे आपको स्कारिंग हो जाएगी, पिगमेंटेशन बढ़ जाएगी। ये जवाब दें। कितने लोगों को होती है? 1%, बहुत कम है ना। लेकिन से वो पढ़ेंगी, भाग जाएंगी, उनको भगाना भी नहीं है। तो लेज़र इंक्वायरी का फ्रेंड्स, पूरा पेशेंट सिलेक्शन, मतलब अगर बच्चे के फाइन बाल हैं, हम IPL यूज़ कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सेम थिंग इनएडिक्वेट एपिडर्मल प्रोटेक्शन, अगर आप कूलिंग सही नहीं है तो आप स्किन जला देंगे। और ये हम लोग भी कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि ऐसा नहीं होता, पॉसिबल है। चाहे आपका स्टाफ कह रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप क्लिनिक ओन कर रहे हैं। नहीं चाहिए, सिंपल सी साइंस है, कुछ भी नहीं करना। 1 to 6 है। 1 and 2 बेसिकली गोरों के लिए, यूरोपियंस के लिए, हम लोग बैठते नहीं हैं। 3 and 4 हम लोगों में, 3 अहले पंजाब, 4 हम लोग कराची वाले, 5 अफ्रीकन, 5 और 6 टोटली अफ्रीकन वगैरह होते हैं। तो हम लोगों के लिए 3 and 4 में बैठते हैं। इसके लिए हमारे NDA बेस्ट है, और ये इसीलिए याद भी होना चाहिए आपको। साइड इफ़ेक्ट्स, स्कैरिंग, बर्न, इन्फेक्शन, पिगमेंटेशन। ये देखिए, ये भी कॉम्प्लिकेशन आई नॉन कॉन्टैक्ट कूलिंग की वजह से। पुअर लेज़र चॉइस, सेम थिंग। IPL ज़्यादा आपने इंटेंसिटी कर दिया, आपने स्किन बर्न कर दिया आपने, और ये वो निशान है ज़िंदगी भर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपने 2nd डिग्री 3rd डिग्री बर्न कर दिया। वो वीडियो ऑन कीजिएगा। तो अब हम लोग आपको वीडियोस दिखाऊंगा, 3 वीडियोस दिखा रहा हूँ, एक डायोड की, एक IPL की, और एक NDA की। वो भी देख लीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। हर मशीन डिफरेंट, लेकिन हर एक की साइंस सेम है। मसला एक और है कि जो मेनोपॉज के बाद पेशेंट आती है, उनके ज़्यादातर बाल वाइट होते हैं। वाइट पे लेज़र काम ही नहीं करेगा, आप लोग जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ। इलेक्ट्रोलिसिस आपके क्लिनिक में होनी चाहिए, क्योंकि वाइट बालों को आपको ही एड्रेस करना है। और बगैर आपके सवाल जो आपके अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है पेशेंट को ना, तो आपको रेफ़र करें गायनेकोलॉजिस्ट को। अगर आप दोनों चीज़ साथ चलेंगी तो काम आएगा। अगर आपने अपना काम हिस्ट्री नहीं ली पेशेंट की ना अपने, कि बाल आ क्यों रहे हैं, आपने यहाँ दाढ़ी आ गई है जो लेज़र करवाओ, नो, पूरा उसका ब्लड वर्क करें आप, पूरा प्रोफाइल करें उसका, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, LH, TSH, CBC सब करें, अल्ट्रासाउंड कराएं पेल्विक का, ताकि आपको मालूम हो कि ओवरी की कंडीशन क्या है। ये आप लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप वर्कअप कर लें, लेकिन आपको वर्कअप में एब्नॉर्मलिटी नजर आए तो रेफर करें गायनेक को, उसको ट्रीट मत करने की मशवरा मत करें, वरना इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। कोई भी स्पेशलिटी है, कोई भी उसका है कंसर्न, उस स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास आप एस्टैब्लिश करें वगैरह, लेकिन उस स्पेशलिटी के डॉक्टर ने कंसर्न से आप जरूर एक दफ़ा ओपिनियन दे दें और उसके बाद प्रोसीजर नहीं, आप साथ साथ चला सकती हैं, आप स्टार्ट कर लें। देखिए, नेक्स्ट सेशन होगा 6 हफ्ते के बाद, तो पेशेंट हैज़ इनफ टाइम कि 6 हफ्ते में वो गायनी को दिखा के अपना वर्कअप कर लेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ गायनी का वर्कअप आप खुद कर लें,
उसको करवा के फिर भेजें, वरना गायनी पहले देखेगी, टेस्ट करेगी, फिर बुलाएगी। काम आप खुद कर लेना यार। देखिए आपको क्लिनिक है, आप चाइनीज यूज़ कर रही हैं, बाल जा रहे हैं, आप यूज़ करते रहें। जब शिकायत आना शुरू हो जाए, काम नहीं कर रहा, मशीन बदल लें, इतना कर लें। क्योंकि चाइनीज़ मशीन आती है 8 लाख रुपए की, और जो कैंडेला वगैरह 3 करोड़ की आती है, तो बिग डिफरेंस है ना। हर मरीज़ डिफरेंट है। सोप्रानो भी कुछ मरीजों में सूट करता है, कुछ पे एनडीआई यूज़ करता है। जिसको सोप्रानो सूट कर रहा है तो छेड़े मत। नहीं आप तो देखिए, फर्स्ट टाइम पेशेंट आया ना, आप अपने आपका दोनों मशीन है, स्टार्ट विद कैन। आई थिंक एनडीआई सोप्रानो इज डायोड, सोप्रानो इज डायोड, समझिए। डायोड तो ये है ना, वेवलेंथ है ना उसकी 810, और सोप्रानो ब्रांड है, समझ रहे हैं आप। तो फिर आप एक ही बात कर रही हैं, सोप्रानो भी, सोप्रानो इज डायोड। कौन अब ये डायोड लेज़र है ये। आप देखें, सब पॉज करेगा, आप देखें हर मशीन में देखिए वही चीज़ ऑप्शन है, पल्स वाइट यानी पल्स ड्यूरेशन। फ्रीक्वेंसी ये काउंट नहीं करता कि आप एक बार में कितने शॉट दे रहे हैं, हम एक ही रखते हैं, एक शॉट देंगे। एनर्जी यानी फ्लुएंस, हर मशीन में यही बात कॉमन है, पल्स वाइट यानी पल्स ड्यूरेशन, और एनर्जी डेंसिटी यानी फ्लुएंस, दैट्स ऑल। इसी में छेड़ना है। और जब आप मशीन ख़रीदेंगे, जो आपको बेचेगा आपको गाइड करेगा कि इसकी ये लोएस्ट एनर्जी है, और जब आप हेयर रिमूवल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लो पे स्टार्ट करें, रिजल्ट नहीं मिला फिर ग्रेजुअली बढ़ाते रहें। एकदम से बढ़ा देंगे तो स्किन जल सकती है। स्टॉप। ये कैंडेला है, कैंडेला एनडीआई लेज़र। आप इसकी भी सेटिंग देखिएगा, बहुत सिंपल सेटिंग है, ऑन कीजिएगा। पहला वाला जो है वो ये जूल्स है, सेकंड वाला पल्स ड्यूरेशन है, सेम थिंग। बाल फाइन है, हमने 5 ms रखा हुआ है। बाल थिक आ जाएंगे, हम 3, 5, 10, 20 तक ले जाएंगे, 30 तक ले जाएंगे, डिपेंड करता है बाल कितने थिक हैं, कितने फाइन हैं। सेम थिंग विद जूल्स। ये दो चीज़ों को हम खेल रहे हैं और कुछ नहीं छेड़ रहे हैं। सबको भूल जाएं, आपको याद रहेगा, वरना आप परेशान हो जाएंगे, यार इतनी ऑप्शन है, हमें क्या करना है। क्योंकि जो राइट वाले ऑप्शन हैं ना, वो कूलिंग वाले ऑप्शन हैं, और हम लोग मशीनें यूज़ कर रहे हैं, क्रायोजन यूज़ करते हैं विद लेज़र, तो हमें वो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें फोकस हमारा फर्स्ट रो पर है, फ्लुएंस, पल्स ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी, दैट्स ऑल। ये कैंडेला का है, आपने ये इसका जो डायमीटर है 18 mm का है, तो उन्होंने आपने पहले मार्किंग कर ली। जब 18 मिलीमीटर की मार्किंग है ना, अगर डायमीटर है उसका, तो 15 mm में आप मार्किंग करेगा, वरना ताकि 3 mm तरह वो मिक्स हो जाए। मगर जब 18 करेंगे तो कोई ना कोई एक पतली सी जगह रह जाएगी हेयर रिमूवल से। तो 18 mm का अगर डायमीटर है तो 15 mm की मार्किंग करके लेज़र हेयर रिमूवल कीजिएगा, ये खास बात है। ये फिर भी बहुत स्लो जा रही है, आप तेज़ तेज़ करें। नेक्स्ट, और तीसरी जो वीडियो आ रही है वो IPL की आ रही है। मेरे क्लिनिक में R2PL के नाम से ये मशीन है, ये कोरियन मशीन है। ये आप देखिए, इसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं, KABCD वेवलेंथ के तहत, 415, 560, 595 और 695। तो हेयर रिमूवल के लिए हम जाएंगे मैक्सिमम पे, इससे आगे है नहीं, वरना उससे आगे निकल जाता। इसमें भी देखिए 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं। 21 जो है ये फ्लुएंस है, और जो PI है वो पल्स ड्यूरेशन है। इसी में 2 चीज़ें आपको छेड़ना है, फ्लुएंस, पल्स ड्यूरेशन। अब इतने लेक्चर दे दूँ आप सीख नहीं सकते, जब मशीन खरीदेंगे आपको आ जाएगा। दिया आपने, फिर आप देखें बाल हाथ में आ रहे नहीं आ रहे हैं। अगर हाथ में आ रहे हैं इस ओके, नहीं आ रहे हैं फ्लुएंस बढ़ा दीजिए। अभी देखिए IPL यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए यही कि जेल लगाना मस्ट है। यही हमारे टेक्नीशियन है, इन्होंने हिमाकत की थी बगैर उसके यूज़ करने को, इसके मेरे बगैर स्किन जल गई।
और इसको बिल्कुल हाथों में ना पूरे हाथ में जेल फैला लें। इसी तरह एक एक शॉट देते रहें, दैट्स ऑल। और डायोड करेंगे, डायोड का अलग एक्शन है, पूरा ऊपर नीचे करते रहते हैं, इससे नहीं चल रही है। इसमें जो IPL में आप 1-1 शॉट दे रहे हैं, NDI में भी 1-1 शॉट दे। NDI में आपको जेल की ज़रूरत नहीं है आपको। ये 3 मशीनें होती हैं, ये मार्केट के अंदर हैं, इसी को खेलना है आपको। मैंने आपसे कहा ना मेंटेनेंस चलेगी, 6 के बाद रिजल्ट मिल गया, 80% बाल जा चुके हैं। मेंटेनेंस के लिए आप 3-4 महीने बुला लें और ये बताएं मरीज़ को कि बाल आ सकते हैं। पोर्टेबल जो बी ब्राउन वगैरह कंपनी की छोटी छोटी आती है ना, अमेरिका में अगर आप रहती हैं, वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, ले लीजिएगा, पाकिस्तान में मत लीजिएगा। इफेक्ट आती है हैंडी मशीन जो है इतनी महंगी हो गई है, वो भी 1-1 लाख रुपए की, तो उसका कोई इफेक्ट होता है जो हैंडी मशीन? बहन हम लोग फुल बॉडी अच्छी मशीनों में एक सेशन 50,000 का करते हैं। सस्ता क्या है, 1.5 लाख या 50,000? तो 1.5 लाख की औकात ही नहीं है ना। वो 1.5 लाख इसीलिए हैं कि वो इतना काम नहीं कर सकती, लेकिन आप अमेरिका में वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ले लेते हैं। उसमें भी आप अच्छी कंपनी कर लें, बी ब्राउन अच्छी कंपनी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ मैं इसके फेवर में नहीं। उसके अंदर ना हाँ मैं होती कह रहा हूँ, उसमें इतनी पावर नहीं होती है। क्योंकि आप देखें ना, मैं कौन सा बताऊँ आपको, हम डायोड हेयर रिमूवल करते हैं राइट, और अक्सर आपने देखा होगा आजकल नई मशीनें आ रही हैं हेयर ग्रोथ के लिए, वो भी डायोड है, वो भी डायोड है। और डायोड हेयर रिमूवल, हम बाल गिराने के लिए हेयर रिमूवल डायोड यूज़ कर रहे हैं, बाल उगाने के लिए डायोड यूज़ कर रहे हैं। वो डायोड क्या है, वो लो इंटेंसिटी के अंदर है, तो ये ना लेने देने पड़ जाए। पीको इज़ फाइन, वही मैंने कहा पीको इज़ क्यू स्विच यानी शॉर्ट पल्स, लेकिन वो पिगमेंटेशन के लिए आप कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन पीको आप कहाँ यूज़ करेंगे, फेस के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पावर नहीं होगी ना, रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मैं हमसे एक कायद हूँ, एक दफ़ा सुकून से रो लो, लेकिन हर एक की अपनी जेब देखना पड़ती है। उनका चाइनीज़ मशीन दिया वेरी गुड, लेकिन आप हर साल बदलें ज़रूर। उसको ये ना हो कि एक मशीन का 5 साल चला रहे हैं, वो काम नहीं करेगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे पास मशीन है डायोड की, मैंने ली थी, इसमें आया था ना जो 3 फ्रिक्वेंसी है, लेकिन इसमें निकलता 810 ही है। ये बातें मैं क्या बोलूँ, पब्लिसिटी स्टंट हैं कि 3 वेव लेंगे भाई, 810 करो ना यार, क्यों बातें बनाते हो। ऑल गुड, कोई सवाल आपका? बिल्कुल, देखिए हाँ, अगर आप CO2 की बात कर रहे हैं तो लेज़र से बाहर, हेयर रिमूवल से बाहर निकलते हैं। RBM लेज़र, CO2 लेज़र, दे आर वेरी इफेक्टिव, लेकिन CO2 का मसला क्या है, पिगमेंटेशन। क्योंकि जब वो लेज़र टारगेट कर रहा है पानी को, जब पानी को वो बर्न कर रहा है तो आपके मेलानिन भी जाग सकते हैं, मेलानिन जागेगी, पिगमेंटेशन आएगी। तो इसलिए मैक्सिमम जो आप CO2 करें मरीज़ का एटलीस्ट 2 मंथ अपार्ट, और 2 से ज़्यादा मत करें, क्योंकि आप अगर 4-5 कट जाएंगे तो अल्टा मरीज़ परेशान हो जाएगा, बोलेगा सर पिगमेंटेशन आप जान ही रही है। और आपने आज CO2 किया या RBM किया, पिगमेंटेशन आ जाएगी, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स करें, बोलें 4 महीने गैप दें, गायब हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पिगमेंटेशन वाले मरीज़ पर दोबारा CO2 कर दिया, वो आपने जुल्म किया, तो ब्रेक दें। और कुछ एक्ने स्कार्स डीप होते हैं, यू हैव टू डू CO2, यू हैव नो ऑप्शन। अगर आप माइक्रो नीडलिंग PRP करते रहेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप खुश हैं, मरीज़ भी खुश है, लेकिन नो, आपको कभी का ख़तरा लेना पड़ेगा। सो CO2 RBM दे आर वेरी गुड मशीन्स। और एक्ने स्कार अगर डीप हैं, गो फॉर RBM, गो फॉर CO2, लेकिन एहतियात से। इसमें भी डेप्थ होती हैं, डेप्थ 1 to 5, स्टार्ट 1 से करें हमेशा, फिर 2 पर जाएँ, और 3 से ऊपर कभी मत जाएँ, क्योंकि स्टिल वी आर नॉट यूरोपियंस, वी आर पाकिस्तानी। नहीं लेकिन एक तो मेरे पास पेशेंट आता है ना एक्ने स्कार्स के लिए, मेरा एक ही रूल है, मैं बोलता हूँ देखिए हम आपके स्कार बेहतर कर सकते हैं मैक्सिमम 50%, डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 50%, रूल ऑफ 10%। हर सेशन में 10% इंप्रूवमेंट आ जाएगी ना, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आपको। और मैं 3 या 4 हम बोलते हैं कि आप इससे ज़्यादा मत करें, आप 2 करें, उसके बाद स्विच कर दें माइक्रो नीडलिंग पे, यानी माइक्रो नीडलिंग विद RF, स्कारलेट, सिल्फ्रम जो मशीनें आपके पास हैं, एक मशीन पे फोकस मत करें। 2 CO2 कर लिया, स्कार थोड़े बेहतर हो गए, स्विच टू स्कारलेट, और बेहतर हो गया, स्विच टू माइक्रो नीडलिंग विद PRP, इस तरह करें। अगर आप लेज़र कर रही हैं 2 महीने, CO2 कर रही हैं, अगर आप माइक्रो नीडलिंग कर रही हैं 2 हफ्ते कर लें, 2 हफ्ते कर सकते, कोई मसला नहीं मुझको। मेरे पास पेशेंट आते हैं, कल भी पेशेंट आए थे कि वो ChatGPT खोल के मुझसे बोल रही थी मेरे पाँव में कौन है, वो ChatGPT कह रहा आपके पाँव में बॉल्ट है,
मैंने कहा मैम डायग्नोस मत करा, उससे इलाज करवा लें, डायग्नोस हमें करने में। मेरा ख्याल है रिकमेंडेड एज जो है लो 12 ईयर नॉट रिकमेंडेड। 12 ईयर है, लेकिन रूल्स हैं। अगर बच्ची बहुत ज़्यादा हेयरी या परेशान है, आप कर सकते हैं, तो रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और दूसरे सवाल ये, एक और सवाल मैं बताना भूल गया कि पेशेंट सवाल करते हैं कि लेज़र हम प्रेगनेंसी में हम कर सकते नहीं कर सकते, आपके ख्याल में जवाब क्या होना चाहिए, यस और नो? अब आपका सवाल है, आप डॉक्टर हैं, आज लेक्चर भी लिया है आपने, इस नॉलेज के बेस पे आपके ख्याल में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सिंपल साइंस। मेरा ख्याल से नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? वही मैंने आपको रीज़न बताया कि आज होते हैं क्लाइंट्स वो अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, यानी थोड़ी देर के बाद तो कहते हैं नहीं उनसे बेटर नहीं जाए, अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं ना मैम, वाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड? यानी उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सही ना? लेकिन इसमें सिंपल साइंस जो मेरी लॉजिक समझ में आती है, लेज़र आर सेफ और इन प्रेगनेंसी, लेकिन NDI का टारगेट क्या है? ब्लू रेड कलर। रेड कलर मतलब वेसल्स। अगर आपने पेल्विक एरिया में किया है, वहाँ लेज़र स्ट्रेट लाइन जा रहा है, हो सकता है बच्चे के वेसल्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, मिसकैरेज हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। लॉजिकल बात कर रहे हैं मरीज से कि मैं क्यों मना कर रही हूँ, फेस पे कर रहा है कर लो, यूँ थोड़ी कर रहा है। बिल्कुल ये मेरी साइंस है। हाँ, और मैं तो कोशिश करता हूँ कि आप शुरू के 5 महीने अवॉइड करें, कि 3 महीने शुरू में मिसकैरेजेस एबॉर्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, उनका एबॉर्शन होगा, मसला आपका आएगा, तो ख़तरा मत लें। सर वैसे भी प्रेगनेंसी में कुछ प्रोसीजर वैसे इसलिए भी अवॉइड करने चाहिए कि कल को कुछ भी होगा, वो लेजर कराया था या फला चीज़ यस कराया, यस, तो इस ये अलग साइंस, ये मेन बात है, क्योंकि कुछ भी मसला आएगा बदनाम आपका क्लिनिक होगा, और फिर रियल बनना शुरू हो जाएंगी, डॉक्टर ये 2 नंबर है। बिल्कुल, लेकिन इस प्रेगनेंसी में सेफ है लेज़र, फेस का एटलीस्ट सेफ है, पेट का मैं नहीं कह रहा, फेस का सेफ है। आपका समझा तो दिया मैंने आपको, नहीं वो तो आपको बता ही रहा हूँ आपको। देखिए जो लेज़र होते हैं ना आपके CO2 BV, इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, आप देखिएगा, उसमें फ्रैक्शनल बर्ड आता है और नॉन फ्रैक्शनल बर्ड आता है। फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है? क्योंकि लोग ये बोलेंगे सर जब आपको स्किन जला ही रहे हैं ना आप, तो तेज़ाब मार दें, गर्म पानी मार दें, उससे भी स्किन जलेगी, नई स्किन आ जाएगी। आपका जवाब क्या होगा? सही ना? लेज़र में हम क्या कर रहे हैं, हम पानी को टारगेट कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, फेस का ना बर्न कर रहे हैं ना, तो आप बोलते हैं सर हम गर्म पानी मुँह में डाल लेते हैं, स्किन टाइट हो जाएगी मेरी। तो एक्सप्लेनेशन के लिए ये होता है कि हम वी आर यूजिंग फ्रैक्शनल लेज़र, क्योंकि फ्रैक्शनल मतलब होता है कि एक इसमें मुख्तलिफ होल्स हैं, हम पूरी स्किन बर्न नहीं कर रहे हैं, एक स्किन बर्न कर रहे हैं, अगले को छोड़ रहे हैं, स्पेयर कर रहे हैं, तो सिलेक्टिवली बर्न हो रहा है, तो आपकी स्किन में वाली बर्निंग नहीं आएगी जो गर्म पानी से आएगी। इसमें एक और ऑप्शन भी नॉन फ्रैक्शनल, जो कि लोग यूज़ करते हैं, जो आप कह रहे हैं ना एब्लेटिव वाली, लेकिन मैं उसको अवॉइड करता हूँ बिकॉज ऑफ स्किन कलर। मैं कोशिश करता हूँ ना करूँ, आप स्लो जाएँ बेहतर है, अदरवाइज टू लेट। इधर पिगमेंटेशन आ जाएगी, फिर आप मरीज़ आपको ब्लेम करता रहेगा।